नमस्कार। आज बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये एक मेजर किलर के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में अधिकांश डेथ्स इसी कारण से होती हैं, तो एक आम आदमी को इसके बारे में बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। हार्ट अटैक से तात्पर्य है कि हार्ट में जो खून की सप्लाई की नलियां होती हैं, मुख्य रूप से हार्ट में ब्लड सप्लाई के लिए दो नलियां रहती हैं, एक राइट कोरोनरी आर्टरी, एक लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी आगे चलकर फिर से दो में डिवाइड हो जाती है, पहली LAD लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और दूसरी सरकमफ्लेक्स आर्टरी। तो इस तरह से ये तीन वेसल्स हो जाती हैं, दो लेफ़्ट साइड की और एक राइट साइड की। ये तीनों आर्टरीज हार्ट को सप्लाई करती हैं। इनमें से किसी भी आर्टरी में यदि सर्कुलेशन में ब्लॉकेज आ जाता है, इसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है या नली के अंदर कोई ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है या कोलेस्ट्रॉल प्लेग जमा हो जाता है, तो ब्लड का आगे का फ्लो रुक जाता है। जब ब्लड का फ्लो ब्लॉक हो जाता है तो उससे हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, उसका न्यूट्रिशन बंद हो जाता है, वो भाग डेड होने लगता है। तो जब वो डेड होने लगता है तो उसमें असहनीय दर्द होता है और वही दर्द हार्ट अटैक के रूप में परिणत हो जाता है। तो नली के अनुसार जो भी नली ब्लॉक हो रही है उसके अनुसार हार्ट अटैक की लोकेशन होती है। लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स है तो बाएं तरफ, राइट कोरोनरी है तो दाहिने तरफ, और LAD है तो हार्ट के अगले हिस्से का भाग डैमेज होता है। तो इस तरह से हार्ट अटैक में खून का दौरान बंद हो जाता है, उसकी वजह से अत्यधिक सीने में दर्द होने लगता है, BP डाउन होने लगता है, मरीज पसीना पसीना हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। इस दर्द के अलावा अत्यधिक पसीना का आना, चक्कर आना, धड़कन बढ़ जाना, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगना, कभी कभी पेट फूलने लगना, गैसियस डिस्टेंशन, पूरा पेट फूलने लगता है। मरीज कई बार तो चेस्ट पेन न बता करके सीधे पेट के दर्द के रूप में ही आते हैं और गैस की कंप्लेंट करते हुए आते हैं, और जो बाद में अटैक में जांच के द्वारा पता चलता है कि उनको अटैक। तो ये विभिन्न लक्षण हैं जो इसमें हो सकते हैं। तो कभी कभी एटिपिकल प्रेजेंटेशन के रूप में गैसियस डिस्टेंशन, चक्कर आ जाना, ठंडा पड़ जाना शरीर, BP डाउन हो जाना और वोमिटिंग होना, रिपीटेड वोमिटिंग, ये कुछ अन्य लक्षण हैं जो इन मरीजों में मिल सकते हैं। ये तो बात हुई हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक में इस मेजर अटैक के अलावा कई बार मरीज सीने में दर्द की कंप्लेंट से आते हैं और जांच में कई बार इसी नॉर्मल में रहता है, कई बार बहुत हल्के चेंजेज आते हैं, कई बार मरीज कुछ मेहनत करने के बाद में दर्द होना बताते हैं या वॉकिंग करने में कुछ दूर जाने के बाद दर्द होता है, रुकने में ठीक हो जाता है। इस टाइप के दर्द को एंजाइना बोलते हैं और ये अटैक का हल्का रूप है। शुरुआत एंजाइनल पेन से होती है, जो बाद में जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है तो उस स्थिति में हार्ट अटैक हो जाता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनमें वो फैक्टर होने के कारण हार्ट अटैक का होने का इंसिडेंस ज़्यादा होने लगता है। वो हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स कहलाते हैं कि इन चीज़ों में ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ का मरीज, उसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर हो गया। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, देन हाई ट्राइग्लिसराइडीमिया, ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ जाने में भी हो जाता है, देन यूरिक एसिड का हाई हो जाना, फिर हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, एक विटामिन का बढ़ जाना। तो इस तरह से ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर स्मोकिंग है, जो
नंबर 1 में रखा जाना चाहिए। नंबर 1 रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग। इसके अलावा ओबेसिटी, हाइपोथायराइडिज्म, ये सब चीज़ें इसके रिस्क फैक्टर में आती हैं। और जिस भी व्यक्ति को ये रिस्क फैक्टर हैं, 1 रिस्क फैक्टर है, 2 रिस्क फैक्टर है, 4 रिस्क फैक्टर हैं, तो उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फीमेल्स की तुलना में मेल 1 रिस्क फैक्टर है, एज फैक्टर एवं 40 रिस्क फैक्टर है। ये चीज़ें होने में भी रिस्क ज़्यादा रहती है। सीडेंट्री वर्कर या सीडेंट्री पर्सन्स, ये हाई रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स मिलाकर के यदि कई रिस्क फैक्टर हो गए तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हार्ट अटैक में जांच कैसे की जाए? क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति सीने में दर्द बताते हुए आ रहा है, चेस्ट पेन, रेडिएशन टुवर्ड्स लेफ्ट आर्म, एक्सेसिव स्वेटिंग, वर्टाइगो, इवन इफ केवल चेस्ट पेन करके ही आ रहा है, तो बाकी रिस्क फैक्टर्स है, तो उसमें इसकी अर्जेंट जांच की जाना चाहिए। जांच में सबसे नंबर जांच है ईसीजी की जांच, जो ऐसी परिस्थिति में जब ईसीजी नॉर्मल हो तो अन्य जांचें जो कराई जाती हैं उनमें से CPK-MB और ट्रोपाई, ये 2 जांचें रहती हैं। यदि इनमें से पॉजिटिव आता है, कोई भी पॉजिटिव आता है, तो वो हार्ट अटैक का संकेत है। तो ये शो करता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया है। इनके अतिरिक्त कुछ जांचें जो कराई जाती हैं वो हैं इकोकार्डियोग्राफी, जिससे वाल्व मोशन की स्टडी की जाती है। अटैक होने में क्या होता है कि हार्ट की वाल्व, उनका मूवमेंट कमज़ोर पड़ जाता है, एकाइनेजिया, डिस्काइनेजिया, तो इस टाइप की चीज़ें आती हैं, उसको इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा देखते हैं। कुछ जांचें स्पेशल जांचें होती हैं जो एंजाइना के केसेज में होती है, जब हार्ट अटैक नहीं हो करके बल्कि सीने का दर्द हल्का होता है जो बीच बीच में ठीक हो जाता है, उसके लिए अन्य जांचें जैसे TMT, एक्सरसाइज टेस्टिंग, उसके अलावा CT एंजियोग्राफी और लास्टली एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी तो हार्ट अटैक में भी करते हैं, एंजाइना में भी करते हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करें। इसके अतिरिक्त जो एसोसिएटेड फैक्टर्स रहते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, उनकी भी जांच कराई जाती है। जैसे डायबिटीज़ में डायबिटीज़ की जांच, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की जांच, LFT, KFT, इलेक्ट्रोलाइट्स इत्यादि की जांचें की जाती हैं। कभी कभी कुछ ड्रग्स से भी हार्ट अटैक जैसी ECG पिक्चर आ जाती है, कोकेन से। तो कोकेन से और कुछ अर्गट ड्रग्स हैं जो इसको प्रिसिपिटेट कर देती हैं हार्ट अटैक को, तो उनमें भी कभी कभी सीमिया के चेंजेस आ जाते हैं, तो उसकी हिस्ट्री रूल आउट करना अति आवश्यक है। ECG में हार्ट अटैक के क्लियर कट चेंजेस दिखाई देते हैं, जो अलग अलग जगह पर अलग लीड्स में अलग चेंजेस आते हैं, उसके अनुसार पर इसका आकलन किया जाता है। यदि ECG में परिवर्तन 2-3 AVF के साइड में रहता है तो इंटीरियर वाल MI कहलाता है। यदि ECG में परिवर्तन इंटीरियर वाल लीड V1 से V6 तरफ रहता है तो उसको इंटीरियर वाल MI कहते हैं। हार्ट के चेंजेज में Q वेव, ST एलिवेशन और T शुरुआत में एलिवेटेड रहती, बाद में डाउनवर्ड हो जाती। तो ये कुछ लक्षण रहते हैं जो डॉक्टर परीक्षण करने के पश्चात मरीज को बतलाते हैं कि हार्ट अटैक के लक्षण आ गए हैं और इसका इलाज हार्ट अटैक का किया जाएगा। तो इस तरह से ECG का जांच कराना अत्यधिक आवश्यक है। ECG के अतिरिक्त कभी कभी हार्ट अटैक होने के बावजूद, सीने में बहुत तेज़ दर्द होने के बावजूद भी ECG में परिवर्तन नहीं आता, जो कुछ समय बाद में परिवर्तन आता है, तो ऐसे मरीजों की कुछ अन्य जांचें कराई जाती हैं। सीने में दर्द होने पर, अत्यधिक पसीना आने पर मरीज को तुरंत नज़दीक के कार्डियोलॉजिस्ट के सेटअप में ले जाना चाहिए।
ऐसा कार्डियोलॉजिस्ट जिसके पास एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी हो। यदि ऐसे फैसिलिटीज़ आपके आसपास नियर बाई मौजूद है तो पहली कोशिश ये करना चाहिए कि पेशेंट को उस सेटअप में पहुंचा दें, उस कार्डियोलॉजी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में पहुंचा दें जहां पर ये फैसिलिटी अवेलेबल। और फिर वहां पर सभी तरह की जाँचें निश्चित तौर पे होंगी, सामान्य से लेकर बड़ी जाँचों तक, तो वहाँ पर बाकी जांच कराई जाती है। इन केस ईसीजी में परिवर्तन आता है और मरीज़ की फाइनेंशियल पोजीशन एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कराने के नहीं है तो कम से कम मेडिकल ट्रीटमेंट भी उस जगह में बेहतर से बेहतर हो सकता है। उसके अतिरिक्त अन्य यदि कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है तो जो भी कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं या जो भी डॉक्टर्स हैं उनको तुरंत दिखाएं और ईसीजी अवश्य कराएं। ईसीजी में चेंजेस दिखने पर मरीज़ को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसके बाद एग्रेसिव मैनेजमेंट चालू हो जाता है। ध्यान रखें, जैसे ही पता चलता है कि मरीज़ को हार्ट अटैक हो गया है तो या तो उनको उस सेटअप में तुरंत पहुंचा दें, क्योंकि इसमें टाइम विंडो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप 6 घंटे के अंदर मरीज़ को सही जगह में और जितना जल्दी 1 घंटे 2 घंटे में नहीं पहुंचाते हैं तो प्रक्रिया उतनी ही डिले हो जाएगी और बियॉन्ड 6 आवर्स में इस स्ट्रेटजी का कोई रोल नहीं रह जाएगा या बहुत कम रोल हो जाएगा। तो जैसे डॉक्टर परीक्षण करता है उसके बाद कुछ हिदायतें हैं कि नंबर 1 स्टॉप स्मोकिंग, क्योंकि जिसकी तंबाकू खाने की आदत रहती है तो उस हार्ट अटैक के बावजूद भी तंबाकू खाता जाता है, रास्ते में भी खाता जाता है, स्मोकिंग करता जाता है, वो सोचता है कि इससे रिलीफ मिलेगी जबकि होता जस्ट अपोजिट है। तो नंबर 1 स्टेप इज स्टॉप स्मोकिंग। नंबर 2 कंप्लीट बेड रेस्ट, मरीज को तुरंत बिस्तर में लिटा दें, उसको चलने नहीं दें। नंबर 3 यदि बीपी नॉर्मल है तो जीभ के नीचे सार्बिट्रेट की टैबलेट रखी जा सकती है। नंबर 4 एनाल्जेसिक, यदि ओरल अल्ट्रासेट ट्रोमाडॉल पैरास्टामॉल की टैबलेट है तो वो दी जा सकती है। इंजेक्टेबल ट्रोमाडॉल है या नारकोटिक ड्रग्स हैं उनको डॉक्टर के निगरानी में इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल का 300 मिलीग्राम का लोडिंग डोज उसी समय खिलवा देना चाहिए। एटोरवास्टेटिन का 80 मिलीग्राम का लोडिंग डोज उसी समय खिलवा देना चाहिए। इतनी दवा देने के बाद मरीज को तुरंत आईसीयू में भर्ती करा देना चाहिए, जहाँ पर बाकी इनकी ट्रीटमेंट की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। आईसीयू में भर्ती कराने के बाद वहाँ भी मरीज को हिदायत दे दी जानी चाहिए कि मरीज में कंप्लीट बेड रेस्ट करेंगे, बेड साइड कमोड की फैसिलिटी हो और वो उठ करके नहीं जाएं, टॉयलेट्स अपने से पैदल नहीं जाएं, इसका विशेष ध्यान रखा जाए और हरदम कमोड का यूज करें पूरे हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान। कभी भी धोखे से स्क्वेटिंग पोजीशन में न बैठ जाने, वो जानलेवा हो सकता है। उसके अलावा जैसे ही आईसीयू में भर्ती होते हैं तो स्टार्ट होता है ट्रीटमेंट जो थ्रोम्बोलिसिस के रूप में जाना जाता है। थ्रोम्बोलिसिस करते हैं, एक इंजेक्शन आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज का, दूसरा टेनिक्टाप्लेज का, जो डॉक्टर्स आईसीयू में एडमिट करके उसकी मॉनिटरिंग करते हुए तुरंत उसको लगाते हैं, जिससे ब्लड क्लॉट जो जमा रहता है वेसल्स में वो तुरंत डिजॉल्व हो जाता है और मरीज नॉर्मल पोजीशन में आ सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेज 70-80% केसेज में वो टूवर्ड्स नॉर्मलसी आ जाता है, जिसको विद इन टाइम विंडो ये इंजेक्शंस उपलब्ध हो गए। उसके साथ में कुछ अदर ड्रग्स जो हैं, जो नाइट्रेट्स हैं, बीटा ब्लॉकर हैं, फिर एल्प्राजोलम है, स्टेटिन्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं, ये सब का समावेश उस ट्रीटमेंट में किया जाता है। ध्यान रहे, नंबर 1 प्रायोरिटी मरीज के चेस्ट पेन होने के बाद कार्डियोलॉजी यूनिट होनी चाहिए, जहाँ पर उसकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी इमरजेंसी में की जा सकती है। और दूसरा फाइनेंशियल मैटर भी इम्पोर्टेंट है। यदि मरीज की स्थिति फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि वो एफोर्ड कर सकता है, यदि नहीं कर सकता उसको फ्री सेटअप में जाना चाहिए।
यदि कर सकता तो उसको प्राइवेट सेटअप में जाना चाहिए। फ्री सेटअप में भी जो गवर्नमेंट के सेटअप्स हैं वहाँ भी कुछ पेमेंट लगता है, चार्जेज लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा चार्जेज एंजियोप्लास्टी वगैरह में लगते हैं। तो उस स्थिति में यदि किसी के पास आयुष्मान फैसिलिटी है या किसी का इंश्योरेंस है तो उसको अवेल किया जा सकता है, और वो सब निर्णय लेते हुए ही मरीज को सही सेटअप में भर्ती कराया जाए, जिससे आगे का परीक्षण और उनका इलाज किया जा सकता है। कभी कभी एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल नहीं रहती तो उस स्थिति में बाईपास ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे सेटअप हो जहाँ पर हार्ट के ऑपरेशंस भी हो सकते हैं तो वो करवाए जा सकते हैं। अब हार्ट अटैक में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस नंबर 1 बीपी डाउन हो सकता है, जिसको कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। इसके लिए आईसीयू में ही ट्रीटमेंट संभव है। वहाँ पर वासोप्रेसिस, डोपामिन, नारिडनेन की ड्रिप लगाई जाती है, ऑक्सीजन लगाई जाती है, साथ में सपोर्टिव केयर दी जाती है और बेहतर से बेहतर उपचार करने की कोशिश की जाती है। नंबर 2 हार्ट ब्लॉक्स हो सकते हैं, खासकर राइट साइडेड इन्फाक्शन में या इन्फियर वाल एमआई में, क्योंकि वहाँ से सप्लाई एवी नोड्स की रहती है तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में जाने के चांसेस बहुत रहते हैं। और यदि मरीज कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में चला जाता है तो उसको पेसमेकर की आवश्यकता पड़ती है, जो आईसीयू में जो फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, और तुरंत पेसमेकर डलवाना पड़ सकता है। नंबर 3 एरिथमिया हो सकते हैं, जिसमें एरिथमिया सबसे सीरियस एरिथमिया होता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसमें डीसी शॉक वगैरह लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ट्रेंड फिजिशियंस या कार्डियोलॉजिस्ट इस प्रक्रिया को आईसीयू में क्रियान्वित करते हैं, और निश्चित तौर पे ये भी एक सीरियस इमरजेंसी वाली कंडीशन है। इसके अलावा कुछ अत्यधिक इमरजेंसी वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे कई बार सेप्टल वाल रप्चर हो जाती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स हो जाते हैं, वाल रप्चर हो जाता है, फिर वाल रप्चर हो जाता है और पूरा हीमोकार्डियम होकर के सडन डेथ होने के चांसेस रहते हैं। इनके अलावा किसी भी समय मरीज की सडन डेथ भी हो सकती है, कभी भी सडन बीएफ हो सकता है, सडन हार्ट ब्लॉक हो सकता है, सडन सीवियर एगोनी की वजह से अरेस्ट हो सकता है। तो ध्यान रहे यह अत्यधिक सीरियस बीमारी है और इसके इलाज में लापरवाही कदापि नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे ये वीडियो आम पब्लिक के लिए बनाया गया है और ऐसे लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, जैसे नर्सिंग स्टाफ, आरएमपी डॉक्टर्स और यंग एमबीबीएस डॉक्टर्स। लेकिन जो इस फील्ड के मास्टर लोग हैं, एमडी मेडिसिन्स हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डीएनबी कार्डियोलॉजी हैं, जो भी इस फील्ड में रुचि रखने वाले लोग हैं, उनको ऑलरेडी ये जानकारी रहती है, तो उनको ये काफ़ी हल्का डिस्कशन लगेगा और बेसिकली ये कम नॉलेज रखने वालों के लिए बनाया गया है। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, जिनको जानकारी है वो लोग अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं और बेहतर जानकारी भी दे सकते हैं। तो मैं भी एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर हूँ, मुझे भी कंप्लीट जानकारी हो सकता नहीं हो, तो सभी के सुझाव आमंत्रित हैं, सभी की राय स्वीकार्य है। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कॉमनली पूछे जाते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, क्या हर सीने का दर्द हार्ट अटैक हो सकता है? नहीं। सीने का दर्द अधिकतर यदि लेफ्ट आर्म में रेडिएशन नहीं है, रेट्रोस्टर्नल नहीं है, स्वेटिंग के साथ नहीं है, पसीना नहीं आ रहा, तो अधिकतर ये सामान्य दर्द होते हैं। खासकर राइट साइडेड चेस्ट पेन, यदि मरीज को राइट साइड में चेस्ट पेन हो रहा है या लेफ्ट साइड में हो रहा है लेकिन ऊपर दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, साइड्स में दर्द हो रहा है, तो ये दर्द मोस्टली कास्टोकॉन्ड्राइटिस या रिब पेन के दर्द रहते हैं, माइल्जिया के दर्द रहते हैं। हार्ट के अलावा कुछ अन्य बीमारियां भी रहती हैं जो हार्ट जैसी रहती हैं, जैसे पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, इनमें भी हार्ट में दर्द हो सकता है, मायोकार्डाइटिस। तो
इन बीमारियों का भी ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ नॉन कार्डियक कार्य में जैसे ईसोफेजाइटिस, हार्टस हर्निया, न्यूमोथोरेक्स, निमोनिया, ये सब इसकी डीडी बनाते हैं। ये डायग्नोसिस ऐसी बीमारियां उनसे मिमिक करती हैं, तो उनको रूल आउट करना भी साथ साथ आवश्यक रहता है, जिससे इलाज बेहतर ढंग से किया जा सके। क्या हार्ट अटैक के मरीज को तंबाकू एकदम से बंद करानी चाहिए या धीरे धीरे उसको छोड़ना चाहिए? हार्ट अटैक के मरीज को जैसे ही हार्ट का पता चलता है उसको तुरंत इसका स्मोकिंग को स्टॉप कर देना चाहिए, टोबैको को बंद कर देना चाहिए, गुटखा बंद कर देना चाहिए, और ऐसे सभी पदार्थ जो जिसमें निकोटीन होता है उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि निकोटीन ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है। जो दवाइयाँ देते हैं वो ब्लड वेसल को फैलाते हैं और निकोटीन उसको सिकोड़ता है। तो यदि थोड़ा बहुत ब्लॉक रहेगा भी तो कई बार तंबाकू खाने वाले लोग ज़्यादा तंबाकू खा लेते हैं तो कई बार एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है। उसकी वजह एक एकदम से वो स्पाज्म कर देता है, हार्ट एकदम ब्लॉक हो जाता है और अटैक हो जाता है। तो इसका बहुत ही ध्यान रखना है और तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह नहीं करना चाहिए। अटैक होने के बाद पैदल क्यों नहीं चलना चाहिए? अटैक के बाद अधिकतर मरीजों का बीपी लो हो जाता है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। चलने की स्थिति में उसका बीपी और एकदम से डाउन हो जाएगा और हार्ट का सर्कुलेशन और कम हो जाएगा और मरीज़ की डेथ तक हो सकती है। इसी तरह स्क्वेटिंग पोजीशन में टॉयलेट में जाने में जैसा बताया जाता है कि जो कमोड वाले टॉयलेट्स का यूज करना चाहिए, उसकी वजह यही कभी भी जैसे उकड़ू बैठ करके जो लोग टॉयलेट में जाते हैं उससे एकदम से वेगल स्टिमुलेशन हो जाता है और हार्ट रेट एकदम से स्लो हो जाती है, तो अटैक के बढ़ जाने का खतरा रहता है। कई बार वहीं पर डेथ हो जाती है। इसलिए इसको बहुत सावधानी से पालन और 100% 100% पालन करना चाहिए। क्या ईसीजी से हार्ट अटैक 100% पता चल जाता है? नहीं, ईसीजी से 70 से 80% केसेज में ही सही डिटेक्शन हो पाता है। 10-20% केसेज कुछ समय पश्चात ईसीजी में परिवर्तन देते हैं और 2-4% केसेज तो बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं देते। कई बार उसका डिटेक्शन एंजाइम स्टडी और इको के जरिए किया जाता है और बाद में दूसरे-तीसरे दिन के बाद में उसमें ईसीजी में भी परिवर्तन आ जाता है। क्या किसी दवा से भी ईसीजी में परिवर्तन आ सकते हैं? हाँ, ये सही है। कुछ दवाइयाँ जैसे कोकेन है, कभी कभी अर्काडेलक्लाइड से, इनके जरिए हार्ट में अटैक जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं और ये अटैक लगभग हार्ट अटैक से पूरी तरह मैच करता है, क्योंकि इसमें भी खून की नलिकाओं में सिकुड़न आ जाती है दवाइयों के उपयोग से और वो पूरा हार्ट अटैक जैसी पिक्चर देता है। सीटी एंजियोग्राफी और कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या फ़र्क है और कौन सी बेहतर? सीटी एंजियोग्राफी एक कंट्रास्ट के जरिए की जाने वाली एंजियोग्राफी है, जिसमें कैथेटर इंसर्ट नहीं करते हैं और उसमें डायरेक्ट फोटोग्राफ्स लेकर के और कोरोनरी आर्टरीज का एनाटॉमी पता करने की कोशिश की जाती है। ये इसमें एडवांटेज केवल ये है कि नॉन इन्वेजिव है, लेकिन इसमें एक्सपोजर रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा है और एक्यूरेसी भी इसकी 95 to 96% ही रहती है, जबकि कोरोनरी एंजियोग्राफी वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसकी एक्यूरेसी नियरली 99 to 100% रहती है। तो इस तरह से यदि एंजियोप्लास्टी के लिए पेशेंट रेडी है या उनको ये पता है कि यदि हमारा ब्लॉक निकलता है तो हम तुरंत एंजियोप्लास्टी करा लेंगे, तो उस सेटअप में ही एंजियोग्राफी कराना चाहिए, जिससे क्योंकि एंजियोग्राफी की प्रक्रिया में आधी प्रोसीजर ऑलरेडी हो चुकी रहती, तो उसी सेटअप में एंजियोग्राफी कराना चाहिए जहाँ पर एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी उपलब्ध। इमरजेंसी एंजियोग्राफी प्राइमरी पीसीआई के लिए की जाती है,
जो नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, वो उन सभी सीरियस केसेस को ये बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि सीरियस केसेस 2-4 घंटे के अंदर प्रॉपर जगह में नहीं पहुंच पाते, तो उनको इसी अपने आसपास के सेटअप में ही करा लेना काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें जान जाने का खतरा रहता है। तो यदि इमरजेंसी PCI हो गई तो उसकी जान बचाई जा सकती है। थ्रोम्बोलिसिस वर्सेस एंजियोप्लास्टी। आज की डेट में तो एंजियोप्लास्टी के फेवर में अधिकतर प्रमाण है, और इमरजेंसी सेटअप में जहाँ पर फैसिलिटी प्राइमरी PCI की है, तो निश्चित तौर पे इसकी एज थ्रोम्बोलिसिस के ऊपर है। लेकिन ऐसी फैसिलिटी को अवेल करना मुश्किल से 5% लोगों के बस की बात रहती है, क्योंकि लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं, उस तैयारी से आते नहीं हैं, सीधे उस सेटअप में जा नहीं पाते, और इस तरह से टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक आम आदमी यदि तुरंत सीने के दर्द होने के बाद तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, तो उसकी मेडिकल थ्रोम्बोलिसिस जो है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, टेनेक्टाप्लेज की थ्रोम्बोलिसिस, ये किसी भी सेटअप में की जा सकती है। ये PSC से लेकर के, मिनी PSC से लेकर के और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के लेवल तक ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसलिए इसका एज यहीं पर है। इसका एडवांटेज यही है कि आप किसी भी सेटअप में ये इंजेक्शंस लगवा सकते हैं, जो एंजियोप्लास्टी में संभव नहीं है। वो केवल एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में एक टीम के द्वारा, कार्डियोलॉजी टीम के द्वारा ही की जा सकती है। कभी कभी सिंगल एंजियोप्लास्टी वाले सेंटर्स जो रहते हैं, कभी कभी एंजियोप्लास्टी में सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ जाती है, और यदि सर्जन अवेलेबल नहीं तो और विषम परिस्थिति बन जाती है। उस स्थिति में मरीज को उस सेटअप में भेजना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो ये ध्यान दिया जाना चाहिए। एंजियोप्लास्टी और मेडिकल ट्रीटमेंट, इनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट में क्या फ़र्क है, ये अगेन डिबेट का क्वेश्चन है। वैसे तो इनिशियल 30 डेज में निश्चित तौर पे एंजियोप्लास्टी की एज है, क्योंकि इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी जान बचा सकती है, और उसका जो डेथ की जो मॉर्टिलिटी है वो इनिशियल 30 डेज में मेडिकल ट्रीटमेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर है। निश्चित तौर पर 30 डेज के अंदर मॉर्टिलिटी इसमें एंजियोप्लास्टी में कम रहती है, मेडिकल ट्रीटमेंट में ज़्यादा रहती है। लेकिन 30 दिन निकल जाने के बाद सिंगल वेसल एंजियोप्लास्टी में मेडिकल ट्रीटमेंट वर्सेस एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट, उसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। और पुअर पेशेंट्स के लिए तो मेडिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर कहलाएगा, क्योंकि एंजियोप्लास्टी होने के बाद आजकल जो ट्रीटमेंट चलता है वो काफ़ी एग्रेसिव ट्रीटमेंट रहता है और काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट रहता है। तो इस फैक्टर को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। इसीलिए अभी भी आज की डेट में भी एंजियोप्लास्टी संपन्न लोगों के लिए है, मीडियम टू अपर क्लास के लिए ही पॉसिबल। अदरवाइज सिंपल ड्रग्स के साथ में एंजियोप्लास्टी कराना और नुकसानदेह हो सकता है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हार्ट अटैक के बेसिक जानकारी, कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ की जाने वाले प्रोसीजर्स के बारे में समझाया गया है। किसी भी तरह कोई संदेह पब्लिक के बीच में है, किसी हमारे चिकित्सकों के बीच में है, तो क्वेरी करके पूछा जा सकता है। जो मेरे लेवल का होगा मैं उसका रिस्पांस भी करूंगा और बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करूंगा। सीनियर कंसल्टेंट्स जो इस फील्ड में महारत हैं, जिन्हें वो अपनी राय देना चाहें तो और अपनी बेहतर राय, उनका स्वागत है। वो कभी भी अपना इस डिस्कशन में भाग ले करके अपने पॉइंट्स रख सकते हैं और हम सबको बेहतर सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।